हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फॉर ऑल एग्जाम चैनल्स में आपका स्वागत है। ये इंग्लिश लिटरेचर के कुछ अच्छे से प्रश्न हैं जो भी एक स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहा है, उसे इंग्लिश से एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये हम अच्छे से और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सके। तो प्लीज़ इसे देखिए और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीट एंड वीट आर द फीचर्स ऑफ। तो इसमें ऑप्शन है विक्टोरियन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, सेंटिमेंटल पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री। तो फ्रेंड्स, इसमें जो विक्टोरियन पोइट्री है, सब लोग जानते होंगे कि विक्टोरियन पोइट्री में ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया है, रोमांटिक पोइट्री नेचर से जुड़ा हुआ है और सेंटिमेंटल भाव पोइट्री है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री में वीट एंड कंसीट का यूज़ किया गया है। तो आइए हम जान लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है। सबसे पहले ये टर्म जो है मेटाफिजिक, तो मेटाफिजिक जो टर्म है वो डन के लिए ड्राइडन ने पहले यूज़ किया था अपनी एक एशे में, क्रिटिसिज्म ऑफ डन। बाद में इसे डॉक्टर जॉनसन ने भी एक ग्रुप के लिए, एक कुछ पोएट्स के ग्रुप के लिए इसको इस टर्म को उन्होंने यूज़ किया था। वो था उसमें द लाइफ्स ऑफ पोएट में, द लिप्स ऑफ पोएट में डॉक्टर जॉनसन ने इसे यूज़ किया था। ये 17th सेंचुरी का एक कुछ पोएट्स का एक ग्रुप है जिसमें कि जॉन डन आते हैं, एंड्रू मॉरवेल हैं, वेन है, हर्वर्ट और क्रेशो हैं। तो इनका एक ग्रुप है जो कि एक काफ़ी स्पिरिचुअल, जैसे लवर्स एंड वेलवेट की एक स्पिरिचुअल लव के बारे में इस तरीके की पोइट्री लिखी जाती है। जैसे कि आप डन की पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें, और मार्वल की, तो उसमें भी काफ़ी स्पिरिचुअल लव, मोरालिटी का यूज़ किया गया है। तो ये है। सेकेंड है, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट से प्रभावित हुआ है। जानते हैं कि कैसे हुआ है। तो फ्रेंड, जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड 1616 में शुरू होता है, जब चार्ल्स सेकेंड जब फ्रांस से आता है और क्रॉमवेल का शासन ख़त्म हो जाता है और चार्ल्स सेकेंड सिंहासन पर बैठता है। तो जब चार्ल्स सेकेंड जो है वो जब फ्रांस से आता है तो वहाँ की कल्चर, वहाँ के लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित होता है। तो उसके शासन में आने के बाद से वो जो कि चीज़ें क्रॉमवेल के शासन में, प्यूरिटन एज में थिएटर बंद हो गए थे, चर्च की जो अथॉरिटी है वो समाप्त हो गई थी, तो वो चीज़ें फिर से शुरू हुई, थिएटर फिर से रीओपन हो गया, चर्च का फिर से इस्टेब्लिश हुआ। और जो राइटर्स थे, जो प्यूरिटन एज में जो राइटर्स थे वो काफ़ी मोरलिटी लिखते थे, सीरियसनेस, काफ़ी उनकी जो राइटिंग होती थी काफ़ी सीरियसनेस होती थी। तो उन सब चीज़ों को रिमूव करके जो रेस्टोरेशन के राइटर्स हैं उन्होंने उन्होंने एक कॉमेडी जैसे चीज़ों को, ड्रामा को, इसमें रेस्टोरेशन पीरियड में काफ़ी ड्रामा लिखी गई हैं जो कि काफ़ी कॉमेडी लिखी गई हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो यही खास बात है वहाँ की रेस्टोरेशन पीरियड की। तो नेक्स्ट जो है, कंग्रीव ट्राइज हिज हैंड एट। तो फ्रेंड्स, ये जो कंग्रीव है वो रेस्टोरेशन के ड्रामेटिस्ट हैं, तो रोमांटिक है नहीं। रोमांटिक कॉमेडीज़ जो था वो शेक्सपियर के समय में एलिजाबेथन एज में लिखा जाता था। फिर से कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने लिखी है। तो कंग्रीव जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखते थे। रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा जाता। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता था? तो जैसे आप जानते हैं कि रेस्टोरेशन जो पीरियड के जो राइटर थे वो
फ्रेंच राइटर से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ के लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित थे। तो वो एक स्टाइल है जिसे कि अपर क्लास सोसाइटीज़ के लोग के जो लाइफ है, उनके जो रहन सहन है, जो उन अपर क्लास के जो लोग हैं, वहाँ के मैंस वुमेन, उनके जो रिलेशनशिप है, जिस तरीके से वो मैरिज लाइफ को, अपनी लाइफ को एंजॉय करती, उस चीज़ों की एक वर्णन जो होता है वो कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू लिखा जाता है। कॉमेडी के अंदाज में उन चीज़ों को लिखा जाता है। तो यही कॉमेडी ऑफ मैनर है और रेस्टोरेशन पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट ये टर्म है, कॉमेडी ऑफ मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूशियो। तो रॉबिन्सन क्रूशियो है वो डैनियल डिफो की एक प्ले है, एक नोवेल है, जो कि एक सच्ची स्टोरी पे बेस्ड है। इसका जो इसकी स्टोरी है एक सच्ची इवेंट पे बेस्ड है। एक अलेक्जेंडर सर्किक नाम का एक आदमी रहता है, जिसकी किसी आइलैंड पे फंस जाता है। उसकी जो शिप होती है वो वहाँ पे फंस जाती है, तो वहाँ पर वो सरवाइव करता है कैसे भी 8-20 साल तक। तो इसका प्रोटोगनिस्ट जो है, इसका जो जो इसका हीरो है, रॉबिन्सन क्रूशियो, वो भी एक आइलैंड पे फंस जाता है। और वहाँ पे एक फ्रेंड आता है कि इसमें एक इसका सर्वेंट नाम रहता है, उसका क्या नाम रहता है, तो इसमें एक सर्वेंट रहता है जिसका फ्राइडे नाम रहता है, जो वहाँ पे फंसा रहता है उसको ये बचाता है और स्लेब बना लेता है। तो रॉबिन्सन क्रूशियो में एक कैरेक्टर है फ्राइडे, जो इसका सर्वेंट रहता है। और ये जो जिस स्टोरी पे ये बेस्ड है वो अलेक्जेंडर सरक्रिक की एक सच्चा, मतलब कि ये रियल इंसान है, जिसके लाइफ पे ये जो नोवेल है बेस्ड है, लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट ल्यूरिएट ऑफ द ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश सॉवरेन। तो जो है फर्स्ट पोएट ल्यूरिएट, ज़्यादा लोगों को मालूम हो गया कि फर्स्ट पोएट ल्यूरिएट जो है वो जॉन ड्राइडेन को बनाया गया था। चार्ल्स सेकेंड ने 68 में जॉन ड्राइडेन को पोएट ल्यूरिएट बनाया गया था। उसके बाद से जॉन ड्राइडेन के बाद रॉबर्ट्स सूदे नहीं आए थे, सैडवेल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रांस राइटर हु इन्फ्लुएंस द फ्रांसिस बेकन इज। तो वो फ्रांस राइटर कौन है जिसने फ्रांसिस बेकन को काफ़ी प्रभावित किया था। तो इसमें फ्रेंड्स जो फ्रांसिस बेकन को प्रभावित किया था वो थे मॉन्टेग से प्रभावित होकर फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज लिखी हैं। तो इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ और भी राइटिंग हैं, किताबें हैं, जिन्हें आप जान ले तो अच्छा है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, एक नोवम ऑरिजिनम है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मिसेस फैनी बर्नी। तो इसमें से कौन सा नोवेल है जो फैनी बर्नी ने नहीं लिखा है। तो एवेलिना, कैमेलिया और सिसिलिया जो है ये इनकी वर्क है। रेसस जो है ये एक डॉक्टर जॉनसन्स की राइटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टोरल एलेजी। तो पेस्टोरल एलिजी इसमें से कौन है। तो जैसे हम लोग जानते हैं मिल्टन की द लिसिडास है, ये भी पेस्टोरल एलिजी है। सेली की एडोनिस जो है किड्स पे लिखी गई है, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है। और अर्नोल्ड की थेरेसिस है, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है। जो पोप की द रेप ऑफ लॉक है वो एक पेस्टोरल एलिजी नहीं है, मोक हीरोइक एपिक है। तो फ्रेंड्स ये जानते हैं कि पेस्टोरल एलिजी क्या होता है। तो एलिजी का मतलब होता है एक शोक गीत होता है
कि किसी के मर जाने पे, खो जाने पे ये गीत लिखी जाती है। तो पेस्टोरल का मतलब होता है कि पेस्टोरल में ये होता है कि जो राइटर लिखता है उसका अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, उसका दोस्त या रिश्तेदार, जिसमें ये होता है कि नेचर के थ्रू उस पे, उन जो लोग खो जाते हैं, उन पे मर जाते हैं, उन पे नेचर के हर ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर शोक व्यक्त किया जाता है। इसमें मेन इस चीज़ें होती हैं कि सपोर्ट्स होते हैं। एक से जो व्यक्ति मर जाता है उसको एक सपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पेस्टोरल एलेजी होती है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस तरह की क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये लाइन है, आपको याद रखनी होगी। और इस किसने ये इजाद किया है, इसे भी। तो हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट ऑफ whom व्हेन ही सेज आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ ever made so great as impression upon me is the play of Shakespeare। तो ये जो है, ये लाइन गोथ ने शेक्सपियर के लिए कही है कि उन्होंने ऐसी कोई बुक या कोई इंसान नहीं देखा जो इन पे प्रभाव जमा सके जितना कि शेक्सपियर ने जमाया है, यानी कि शेक्सपियर की इन्होंने तारीफ करी है। और ये है अगला क्वेश्चन है, द लाइन द पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाय। तो ये लाइन जो है पीवी शेली ने अपने डिफेंस ऑफ पोएट्री में लिखी है। ये पोएट्स को अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द। तो जैसे कि हम लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे इसमें कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने इजेक्ट किया था। तो ये हैं जॉन किट्स ने अपने भाई को एक लेटर लिखा था, उनमें इस वर्ड को, इन्होंने टर्म को यूज़ किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉलरेज के लिए किया था। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम आपको एक थ्रू समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसमें होता है कि आप किसी जैसे सुपर नेचुरल पावर को, जैसे कि कॉलरेज ने अपनी पोइट्री में इसे यूज़ किया है। तो इस तरीके से पोइट्री को लिखना, चीज़ों को लिखना कि आप उसे फील करें। हम सब जानते हैं कि सुपर नेचुरल पावर या कोई भी ऐसा अंडरवर्ल्ड चीज़ें नहीं होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी अगर वो कोई राइटर इसे लिखता है तो आप उसे अच्छे से बिना डाउट के उस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, आप उसे फील करें, रियलाइज़ करें। इनका कहने का नेगेटिव कैपेबिलिटी का यही मतलब था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, कृपया से शेयर करिए, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम आप इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।